नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन की, है ना। क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो, ये जो क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन ये है क्या चीज़, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है इसकी। तो जो क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें हम क्या करेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट का जो जीनोम है, उस जीनोम के साथ में हमारा डिजायर्ड जो जीन है, वो इसके साथ में हम इंटीग्रेटेड करेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट का जीनोम बदल जाएगा। इसी को हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब चूंकि हमें ये तो पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये दोनों जो है एक प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल है। मतलब ये प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि ये इवोल्यूशन के दौरान जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर आए हैं, ठीक है। ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म में से है जिनके पास में खुद का जीनोम होता है, ठीक है। और न्यूक्लियर जीनोम से सिंपल टाइप का जीनोम इनका होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि बहुत सारे जो जीन हैं उनको हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर डालने की कोशिश करेंगे, क्लोरोप्लास्ट जीनोम के साथ में इंटीग्रेटेड करने की कोशिश करेंगे और फिर उनको एक्सप्रेस कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो, जो क्लोरोप्लास्ट का जीनोम होता है वो तो हमें पता है कि एक जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। अंदर की तरफ में तो जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा, जो के अंदर भरा होता है, ठीक है। स्ट्रोमा के ऊपर की तरफ में यहाँ पर पाए जाते हैं आपके थाइलेकोइड, ठीक है। ये इस तरह की गोलाकार संरचनाएं होती है जिनको हम बोलते हैं थाइलेकोइड, ठीक है। और जो इसका जीनोम होता है वो इस स्ट्रोमा के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये थाइलेकोइड होती है स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा लेवली होती है। और यहाँ पर जो है इसका डीएनए, या जिसको हम कह सकते हैं कि जीनोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके पास बहुत सारे डीएनए होते हैं। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि देखो, एक सेल है, उस एक सेल के अंदर लगभग 100 से भी ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। आप थोड़ा दिमाग लगाना इसके अंदर। देखो, हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की, बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं केवल सेल की। जैसे आप अगर प्रोकैरियोटिक सेल लेते हो तो उसके अंदर एक ही डीएनए होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक यूकैरियोटिक प्लांट यूकैरियोटिक सेल लेते हो, प्लांट की कोई भी यूकैरियोटिक सेल होगी, प्लांट एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो इस प्लांट में, प्लांट की सेल में, प्लांट एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसकी जो सेल है उस सेल के अंदर लगभग 100 से भी ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा जो है क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट होंगे, ठीक है। और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 100 से भी ज़्यादा आपके क्या होंगे, डीएनए होंगे। तो मतलब एक सिंपल सा क्लोरोप्लास्ट ही कुल मिलाकर 100 बैक्टीरिया के बराबर, अगर हम कहें कि एक सेल के अंदर 100 क्लोरोप्लास्ट है, मतलब एक एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 100 डीएनए है, इतना ही मान लेते हैं हम अभी फिलहाल, ठीक है। एक सेल के अंदर 100 क्लोरोप्लास्ट है और 100 क्लोरोप्लास्ट में से एक क्लोरोप्लास्ट में 100 डीएनए है। और हम इन 100 डीएनए के अंदर हमारा डीएनए ट्रांसफर करेंगे, तो आप देखिए, कल्पना करिए कि एक सेल में आप कितने डीएनए के अंदर आप चीजें ट्रांसफर कर सकते हैं, कितने जीन जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। और प्रत्येक जो जीन होगा वो अपना काम, यानी कि अपना फंक्शन करेगा। तो हम क्यों बैक्टीरिया की जगह पर प्लांट का इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है। इसीलिए हम कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम ये देखेंगे कि ये होगा कैसे, कैसे किया जाएगा, ठीक है। ये सारी बात तो पहले तो हम समझते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्यों लिए हम, है ना। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्रोकैरियोटिक, मतलब इनका जो इवोल्यूशन हुआ है, इनका जो आए हैं ये सेल के अंदर, ठीक है। तो इनका इवोल्व, ये इवोल्व हुए हैं फ्रॉम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से, फ्रॉम प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना, ड्यूरिंग इवोल्यूशन, ड्यूरिंग इवोल्यूशन। पहली बात तो ये हमने कर ली, ठीक है, कि जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है इनका इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन के दौरान, ठीक है, ये इवोल्व हुए हैं इससे, प्रोकैरियोटिक से, ठीक है। ये जो दोनों ही ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका खुद का, है ना, ये इन दोनों के पास में खुद का क्या होता है, हैव देयर ओन जीनोम, इनका खुद का जीनोम होता है प्रत्येक के पास में,
ठीक है। और ये जो न्यूक्लियर जीनोम होता है, न्यूक्लियर जीनोम जो होता है, देखो एक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होंगे बहुत सारे, ठीक है। उन क्लोरोप्लास्ट में से हम केवल एक क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, तो इनका जो जीन होगा वो न्यूक्लियर जीनोम से ज्यादा सिंपल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम हैव सिंपलर जीनोम देन न्यूक्लियर जीनोम, देन न्यूक्लियर जीनोम, ठीक है ना। इनके पास में जो जीनोम होगा वो न्यूक्लियर जीनोम से भी क्या होगा, सिंपल होगा, ठीक है। अब ये जो जीनोम है, इस जीनोम के बहुत सारे भाग जो है वो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना। और कुछ जो प्रोटीन होती है वो न्यूक्लियर जीन के द्वारा बनाई जाती है, और उसको भी कहाँ लाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेनी प्रोटीन आर एनकोडेड many protein are encoded by chloroplast genome, ठीक है। एंड some protein that function in chloroplast are encoded by nuclear gene, ठीक है ना। बहुत सारी प्रोटीन तो जो है क्लोरोप्लास्ट जीनोम के द्वारा बनाई जाती है, और कुछ जो प्रोटीन होती है वो फंक्शन करती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो कहाँ से आती है, न्यूक्लियर जीन से बनाई जाती है, ठीक है, न्यूक्लियर जीन। एंड देन transported to the ऑर्गेनेल, और उसको कहाँ पर लाया जाता है, ऑर्गेनेल के अंदर, यानी कि ये जो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है इसके अंदर लाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करें कि जो क्लोरोप्लास्ट जीनोम होता है वो होता कैसा है ना। क्लोरोप्लास्ट जीनोम, क्लोरोप्लास्ट जीनोम, ये जो क्लोरोप्लास्ट जीनोम होता है ये होता कैसा है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो क्लोरोप्लास्ट जीनोम में जितने भी हायर प्लांट है आपके, है ना, ज्यादातर जो हायर प्लांट है उनके अंदर हायर प्लांट जो है, हायर प्लांट हैव अप्रोक्सीमेटली 100 क्लोरोप्लास्ट पर लीफ सेल, पर लीफ सेल, है ना। प्रत्येक लीफ की जो कोशिका है, एक जो कोशिका है उसके अंदर लगभग कितने क्लोरोप्लास्ट है, इनके पास में 100 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक जो क्लोरोप्लास्ट है, प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट, ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेन approximately 100 copies of क्लोरोप्लास्ट डीएनए, जिसको हम बोलते हैं जीनोम, क्लोरोप्लास्ट का जीनोम, या इसको ही हम बोलते हैं सीपीडीएनए, कुछ भी बोल दो, सीपीडीएनए बोल दो, जीनोम बोल दो क्लोरोप्लास्ट का, या क्लोरोप्लास्ट डीएनए बोल दो, एक ही बात। तो एक प्रत्येक जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें कितनी कॉपी है, 100 कॉपी है, और एक सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट है, 100 क्लोरोप्लास्ट है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो टोटल 10,000 जीनोम जो है हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट जीनोम होता है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट सीपीडीएनए भी बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट डीएनए भी बोलते हैं, या जीनोम भी बोलते हैं, इसको हम एक और नाम दे देते हैं प्लास्टोम। क्या बोलेंगे इसको, प्लास्टोम, ठीक है ना, इसको हम प्लास्टोम भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, तो ये जो सीपीडीएनए होता है, ये जो सीपीडीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ये होता है सर्कुलर। कैसा होता है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर। और कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जीनोम की बात कर रहे हैं हम, कैसा होगा, ये गोलाकार होगा, जैसा कि आपका प्लाज्मिड होता है उसी तरह का डीएनए होता है इसका। और कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है लोकेटेड इन स्ट्रोमा,
जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है। हमने डायग्राम बनाया था, यहाँ पर ये स्ट्रोमा है और इस स्ट्रोमा के अंदर ये आपका डीएनए होता है। ये लेमेली है, थाइलेकोइड लेमेली, या इसको क्या बोलते हैं हम, थाइलेकोइड बोलते हैं। ठीक है, ये स्ट्रोमा लेमेली है, इसको हम स्ट्रोमा लेमेली बोलते हैं। ये जो गोलाकार संरचना है इसको थाइलेकोइड बोलते हैं। ठीक है, इस तरह की जो गोलाकार संरचना है उसको थाइलेकोइड बोलते हैं और दोनों को मिलाकर हम लेमेली थाइलेकोइड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। और ये सब कहाँ पड़े होते हैं, स्ट्रोमा के अंदर पड़े हुए होते हैं। ठीक, तो ये जो है क्लोरोप्लास्ट डीएनए कहाँ पर स्थित होता है, ये स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर इसके साइज की बात करें तो जो जीनोम का साइज होता है, इसका जो जीनोम है उसका जो साइज है, ये जीनोम का साइज होता है लगभग 120 से लेकर 160 केबी का। ठीक है ना, कितने केबी का, 120 से लेकर 160 केबी का जीनोम होता है, ये इसका साइज होता है। और इसके अंदर लगभग अगर हम बात करें तो 120 से लेकर 140 जीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब इस 120 केबी का जो डीएनए है, 120 से लेकर 160 केबी का डीएनए, इसके अंदर 120 से लेकर 140 जीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने 100 से भी ज्यादा क्लोरोप्लास्ट के जीन को ज्ञात कर लिया है कि वो जो जो प्रोटीन कोड करते हैं उनके लगभग हम 100 जीन तक ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, तो लगभग कितने, अप्रोक्सीमेटली 100 क्लोरोप्लास्ट जीन्स, लगभग 100 जीन हम ज्ञात कर चुके हैं। जीन्स आर नोन टू कोड फॉर प्रोटीन। ठीक है ना, लगभग हमें अभी तक 100 से भी ज्यादा क्लोरोप्लास्ट जीन के बारे में जानकारी है जो क्या करते हैं, प्रोटीन को कोड करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो वैसा ही होता है जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। जो प्रोटीन सिंथेसिस है यहाँ पर, द प्रोटीन सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट रिजेंबल दैट ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है ना, प्रोकैरियोट के जैसी ही इसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट डीएनए होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये वैसा ही है इसका जीनोम जैसा कि हमारा प्लाज्मिड होता है। अब ये जो जीनोम है ये पूरा का पूरा लगभग कितना है, 120 से लेकर 160 केबी का है। ठीक है, और इसके अंदर जो जीन है उनकी संख्या कितनी है, लगभग 120 से लेकर 140 जीन इसके पास है। इसमें से 100 जीनों के बारे में हमें पता है कि 100 जीन जो है वो प्रोटीन को कोड करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम इसको एज ए प्लाज्मिड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि हम किस तरह से क्लोरोप्लास्ट को जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करें और इसके क्या एडवांटेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉइंट डाल लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट इंजीनियरिंग एंड इट्स एडवांटेजेज। क्लोरोप्लास्ट की इंजीनियरिंग क्या है और इसके एडवांटेज क्या है। तो देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है क्लोरोप्लास्ट की, उसमें हम क्लोरोप्लास्ट को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना, और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आजकल क्या है, इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो क्यों ना हम सीधा सीधा प्लांट के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट को ट्रांसफॉर्म कर दें। देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास में एक सेल हो, ठीक है, और इस सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट हो, ऐसे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हो। ठीक है, उन सबको हम क्या कर दें, ट्रांसफॉर्म कर दें और इस सेल से हम क्या बना लें, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू या पीटीसी के थ्रू, प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू एक प्लांट बना लें। ठीक है, तो ये जो प्लांट होगा उसमें हमारे डिजायर प्रोडक्ट होंगे। जो डिजायर प्रोडक्ट होंगे वो हमारे इस प्लांट के अंदर अवेलेबल होंगे, क्योंकि हमने इसको किससे बनाया है, सेल से बनाया है। और सेल के अंदर जो है ट्रांसफॉर्म्ड हमारे क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। अब आप समझ सकते हो कि हम एक ही सेल के अंदर कितने सारे जीनों को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है ना, और उससे नया प्लांट बना सकते हैं जिसके अंदर सारे ही गुण विद्यमान हों
हम ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई पौधा है, स्ट्रेस का जीन हमने उसके अंदर डाल दिया, ठीक है? उसके अंदर हमने जैसे मान लीजिए कोई एंजाइम प्रोड्यूस करवाने के लिए जीन डाल दिया, कोई हार्मोन प्रोड्यूस करवाने के लिए उसके अंदर जीन डाल लिया, कोई प्रोटीन स्पेशल प्रोटीन है जो उसको प्रोड्यूस करवाने के लिए हमने उसके अंदर जीन डाल दिया और ऐसे अलग-अलग हमने जीन डाल दिए सभी क्लोरोप्लास्ट के अंदर और उन सबको सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया और सेल से हमने प्लांट टिश्यू कल्चर करके और उसे एक नया प्लांट बना लिया। अब ये प्लांट के अंदर हमारे जितने भी जो प्रोडक्ट है वो सारे के सारे एक्सप्रेस होंगे और हमारा प्लांट जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर हमें वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी हम चल रहे हैं प्लांट वैक्सीन के ऊपर थोड़ा काम चल रहा है कि या मान लीजिए कोई एंजाइम ही है, ठीक है? किसी व्यक्ति को किसी एंजाइम की कमी होगी, किसी विटामिन की कमी होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल विटामिन भी ले लीजिए आप, ठीक है ना? विटामिन है, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को विटामिन की कमी है और विटामिन की कमी की वजह से जैसे मान लीजिए गाजर के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। अब किसी कोई लोग होते हैं भैया मुझे तो गाजर अच्छी नहीं लगती यार, मैं तो गाजर की जगह आलू खाना चाहता हूँ, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो विटामिन ए वाला जीन है, वो हम क्लोरोप्लास्ट के थ्रू किसमें डाल दें? आलू के अंदर डाल दें। तो जब वो आलू खाएगा तो उसके पास भी विटामिन ए जाएगा, सीधी-सीधी बात है क्योंकि ये सेल आलू का प्लांट बनेगा तो ये सेल एक्सप्रेस होगी और इस सेल के अंदर इस आलू के अंदर विटामिन ए होगा। ऐसा हम सोच रहे हैं कि ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये जो हमारा जीनोम है ना, ये वैसा ही है जैसा बैक्टीरिया का। जिस तरह से हम बैक्टीरिया के साथ में कुछ भी कर सकते हैं, वैसा ही हम क्लोरोप्लास्ट के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो जो क्लोरोप्लास्ट है ना, वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम जो है क्लोरोप्लास्ट को क्या करेंगे, क्लोरोप्लास्ट को हम करेंगे ट्रांसफ़ॉर्म्ड, ठीक है? क्या करेंगे इसको हम ट्रांसफ़ॉर्म्ड करेंगे इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है ना? अब इसके 2 एडवांटेज हैं। इसके एडवांटेज बहुत सारे हैं वैसे तो, पर हम कुछ पढ़ेंगे इसके अंदर। जैसे पहला एडवांटेज क्या है, देखो क्लोरोप्लास्ट इंजीनियरिंग तो समझ में आएगी, क्लोरोप्लास्ट को हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़ॉर्म्ड करेंगे, ठीक है ना? और ये एक तरह से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रोसीजर होगा। इसका प्रोसीजर होगा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रोसीजर होगा, जिसके अंदर हम जीन डालेंगे क्लोरोप्लास्ट के जीनोम के साथ में ऐड कराएँगे और वो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर सेल के अंदर एक्सप्रेस होंगे, वो एक प्लांट बनाएँगे और डिज़ायर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? तो इसके जो एडवांटेज है, वो क्या-क्या है? पहले वो समझ लेते हैं हम एडवांटेज, ठीक है? तो पहला एडवांटेज समझने की कोशिश करेंगे हम। फर्स्ट एडवांटेज है कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, वो मैटरनली इनहेरिटेड होते हैं, ठीक है ना? पहला एडवांटेज तो यही है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, वो कैसा होता है? मैटरनली इनहेरिटेड होता है, इनहेरिटेड होता है। तो ये कुछ भी इन्फ्लुएंस होने की संभावना नहीं है, ठीक है ना? मतलब कि मेल आकर उसके जीन के साथ अटैच नहीं हो सकता। मेल में कोई मान लीजिए जीन ही नहीं है और वो वहाँ चला गया, तो फर्स्ट पीढ़ी में वो अपना प्रभाव नहीं दर्शा पाएगा, है ना? ऐसा तो होगा ही नहीं। मेल के थ्रू ऐसा कुछ भी इन्फ्लुएंस इसके अंदर नहीं होगा क्योंकि ये मैटरनली ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है ना? मतलब ये इसका जो ट्रांसफर है क्लोरोप्लास्ट का, वो किसके द्वारा होता है? मातृ कोशिका के द्वारा होता है, पैतृक कोशिका के द्वारा नहीं होता है। यानी कि फादर का जो स्पर्म वाला जो सेल है वो क्लोरोप्लास्ट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता या क्लोरोप्लास्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता है किसी भी जाइगोट के अंदर, ठीक है? दूसरा एडवांटेज इसका है कि यहाँ पर हम मल्टी जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना? किसको ट्रांसफर कर सकते हैं? मल्टी जीन ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है? मल्टी जीन बहुत सारे जीन को हम ट्रांसफर कर सकते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट के थ्रू ही हो सकता है, न्यूक्लियर जीनोम के थ्रू नहीं हो सकता क्योंकि आप न्यूक्लियर जीनोम में ज़्यादा से ज़्यादा 1 जीन, 2 जीन, 10 जीन, 50 जीन डाल सकते हैं, अलग-अलग, ठीक है? लेकिन हम यहाँ पर हर प्रकार के एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 100 जीनों में तो 100 तरह के जीन हम उसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक ही बार में। समझ में आई बात? तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मल्टी जीन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी दूसरी। तीसरी बात करें कि ये जो है प्रोकैरियोटिक जीनोम जो होता है उससे जैसा ही फंक्शन करता है, ठीक है ना? क्योंकि इसमें भी क्या होता है, एक सिंगल प्रमोटर होता है, जो कि जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है ना? यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल प्रमोटर होता है, सिंगल प्रमोटर सीक्वेंस होती है, जो क्या करती है कैन बी कंट्रोल कंट्रोल द
expression of group of gene like prokaryote, ठीक है ना। प्रोकैरियोट के जैसे ही यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक जिस तरह से प्रोकैरियोट के अंदर एक ही प्रोमोटर होता है और बहुत सारे जीन को वो क्या करता है, कंप्लीट करता है, मतलब उनका जो एक्सप्रेशन है उसको कंप्लीट करता है, उसको हम ऑपेरॉन बोलते हैं, ग्रुप ऑफ जीन को ऑपेरॉन बोलते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर हम एक सिंगल प्रमोटर का इस्तेमाल करके बहुत सारे जीन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसमें इसी तरह से हम एक सिंगल प्रमोटर के साथ साथ बहुत सारे मल्टीपल जीन जो है वो भी यहाँ पर एक्सप्रेस करवा सकते हैं ना। तो प्रोकैरियोट की तरह ये क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है एक्सप्रेशन ऑफ ग्रुप ऑफ जीन। तो ये जो ग्रुप ऑफ जीन है इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके अंदर हम मल्टीपल जीन को इसके अंदर हम ट्रांसफर कर सकते हैं और उनको क्या करवा सकते हैं, एक्सप्रेस करवा सकते हैं, ठीक है ना। एक्सप्रेस करवा सकते हैं विद सिंगल प्रमोटर, ठीक है। एक सिंगल प्रमोटर के थ्रू हम यहाँ पर उनको क्या करवा सकते हैं, एक्सप्रेस करवा सकते हैं। चौथी बात करें हम इसकी कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो एक्सप्रेशन होता है, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो हाई लेवल का एक्सप्रेशन होता है, हाई लेवल एक्सप्रेशन ये शो करता है, हाई लेवल एक्सप्रेशन को ये शो करता है, ठीक है ना। जब भी हम किसी भी ट्रांसजीन को इसके अंदर एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजीन इसे लिख लो इसको, किसी भी ट्रांसजीन को अगर हम एक्सप्रेस करवाएंगे किसी इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो ये हाई लेवल के जो है ट्रांसजीन का एक्सप्रेशन यहाँ पर शो करेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखो हाई लेवल का मतलब है कि ज्यादा संख्या में हम यहाँ पर करवा सकते हैं। क्यों, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 100 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है ना। ईच सेल के अंदर, प्रत्येक कोशिका के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट है, 100 क्लोरोप्लास्ट है। और लगभग प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट, ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेन अप्रोक्सीमेटली 100 cpDNA या जीनोम, है ना। जीनोम की 100 कॉपी होती है एक के अंदर ही, तो बहुत सारे हो गए। टोटल कुल मिलाकर हम बात करें तो एक ही कोशिका के अंदर कितने हो गए, ये 10,000 हो गए। एक सेल के अंदर कितने हो गए, एक सेल के अंदर 10,000 जीनोम हो गए, या आप कह सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट डीएनए हो गए। 10,000 cpDNA जो है एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इन 10,000 डीएनए के अंदर हम 10,000 जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ में आई बात, क्योंकि यहाँ पर 10,000 कॉपी हो गई, ठीक है। तो अब प्रत्येक सेल के अंदर, प्रत्येक जीनोम के अंदर हम अलग अलग जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा हमारा वो लार्ज स्केल पर होगा, या अगर आप एक ही बार में भी ट्रांसफर कर रहे हैं तो एक बार में 10,000 जगह पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एक ही जीन का। तो ये लार्ज स्केल में इसका प्रोडक्शन जो है हमें देखने को मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव प्रोटीन का, एक्टिव प्रोटीन, क्योंकि जब जीन एक्सप्रेस होंगे तो वो प्रोटीन बनाएंगे, तो हम लार्ज स्केल पर यहाँ पर सिंगल प्रोटीन का भी एक्सप्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। पांचवी बात करें हम कि जो क्लोरोप्लास्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो जीन साइलेंसिंग से एसोसिएटेड नहीं होता, ठीक है ना, जो कि न्यूक्लियर जीनोम के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जीन साइलेंट हो जाता है, जबकि यहाँ पर वो नहीं होगा, यहाँ पर पूरा का पूरा जीन जो है वो एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो नॉट एसोसिएटेड विद जीन साइलेंसिंग, जीन साइलेंसिंग, ये जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए है यहाँ पर जीन साइलेंसिंग नहीं होगी। जीन साइलेंसिंग नहीं होगी तो आसानी से जो जीनोम है वो अपना एक्सप्रेशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो कुछ इसके पास में अपने एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होंगे, ठीक है ना, तो उनको भी यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके खुद के ही सेलेक्टेबल मार्कर हैं। यहाँ पर हमें, है ना, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन की आवश्यकता नहीं है, तो नॉट नीड एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, जैसा कि हमें प्लाज्मिड में चाहिए होता है। रेसिस्टेंट जीन की जरूरत नहीं है जैसा कि हमें प्लाज्मिड के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। नॉट नीड एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम
जो है किसको यूज़ करते हैं, इसका खुद का ही जीनोम होता है, मतलब इसका खुद के ही जीन होते हैं जिनको हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए मार्कर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज़ मार्कर, ठीक है ना, मार्कर के रूप में यहाँ पर हम करेंगे इसको इस्तेमाल, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम कि जो है इसमें टॉक्सिसिटी, ठीक है ना, फॉरेन प्रोटीन प्रोडक्शन की क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये टॉक्सिसिटी जो है वो बहुत ही कम मात्रा में होगी, क्योंकि ना तो बाहर से कोई प्रोटीन आ रही है, केवल यही जीनोम है जो प्रोटीन का प्रोडक्शन कर रहा है। बाहर से न्यूक्लियर प्रोटीन आ रही है तो वो केवल फंक्शनल प्रोटीन है जिससे क्लोरोप्लास्ट अपना काम करेगा, ठीक है। वो इस प्रोटीन को, इसके बनने वाली जो प्रोटीन है उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी किसकी है, टॉक्सिसिटी जो किसकी है, ऑफ फॉरेन प्रोटीन, फॉरेन जो प्रोटीन है उसकी जो टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी ऑफ फॉरेन प्रोटीन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, ठीक है ना, इज लेस, है ना, बहुत ही कम है। जो समझ में आएगी बात, टॉक्सिसिटी ऑफ फॉरेन प्रोटीन प्रोडक्शन वो क्या है यहाँ पर, लेस है, मतलब कमी है, ज़्यादा नहीं है, जैसा कि न्यूक्लियर जीनोम के अंदर होता है वैसा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी किसकी, ये बात करी हमने क्लोरोप्लास्ट के ट्रांसफॉर्मेशन के क्या आपके एडवांटेज है, ठीक है। अब हम करेंगे क्लोरोप्लास्ट जीनोम का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हम बनाएंगे एक वेक्टर क्लोरोप्लास्ट से, तो यहाँ लिख देते हैं हम डिजाइन ऑफ वेक्टर फॉर क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम एक वेक्टर को डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले नंबर एक, कंस्ट्रक्शन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ए सिंगल जीन, केवल हमें अगर एक ही जीन को जो है ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, यानी कि क्लोरोप्लास्ट को किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम एक जीन बनाते हैं एक वेक्टर के थ्रू, देखो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट डीएनए हो गया, ठीक है ना, जिसको हम सीपीडीएनए कहेंगे। इसको थोड़ा मिटाते हैं, सही तरीके से बनाते हैं इसको, चलिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मोटा हो सकता है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं जी, ये क्लोरोप्लास्ट का आपका डीएनए हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इसके साथ में एक हमारा मार्कर जीन, ठीक है। और फिर मार्कर जीन के साथ साथ हम यहाँ पर ऐड कर देंगे एक फॉरेन डीएनए, ठीक है, ये फॉरेन डीएनए हो गया। और इस फॉरेन डीएनए के साथ साथ हम यहाँ पर ऐड कर देंगे एक, थोड़ा सा इसमें गैप बनाना चाहिए था ताकि आपको फिर जब एग्जाम में बनाओ तो थोड़ा ध्यान रहे कैसे बनाना है कहानी को, ठीक है। और फिर इसके साथ हम वापस से ऐड कर देंगे हमारा क्लोरोप्लास्ट जीनोम, ठीक है। तो ये हम इसको डबल कर देते हैं, लाइन को थोड़ा मोटा कर देते हैं इसको, ठीक है। और ये हमारा फॉरेन डीएनए हो गया और ये वापस से हमारा क्लोरोप्लास्ट का जीनोम हो गया, ठीक है। और इन सब को हमने इस तरह से ऐड कर रखा है, यहाँ पर जोड़ रखा है, देखो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमें दर्शा रहा है कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, तो ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, एक सेकेंड, ये तो है आपका सीपी डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा आपका सीपी डीएनए। ये दो, एक सीपी क्लोरोप्लास्ट जो डीएनए है उसके बीच में हमने दो जीन जोड़ दिए, ठीक है। ये इसका एक यहाँ पर एक प्रमोटर है, ठीक है, और ये यहाँ पर इसका एक टर्मिनेटर है, ठीक है।
ये इसका प्रमोटर है और ये इसका टर्मिनेटर है। तो ये प्रमोटर, टर्मिनेटर, प्रमोटर और ये टर्मिनेटर है, ठीक है। ये जो है आपका वो मार्कर जीन है और इस मार्कर जीन का जो सीक्वेंस होगा वो होगा AADA, ठीक है। ये जीन हम इसके अंदर डालेंगे जिसे हम बोलेंगे मार्कर, ठीक है। ये जो है हमारा ये फॉरेन डीएनए होगा। ये जो मार्कर है ये मार्कर है स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए। स्ट्रेप्टो मतलब हम यहाँ पर एंटीबायोटिक जीन नहीं डालते, उसकी जगह हम यहाँ पर एज ए मार्कर इसी का ही जीन इस्तेमाल करते हैं जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि उसके प्रति ये प्रतिबंधित होता है, ठीक है। और ये जो है आपका ये हो जाएगा आपका फॉरेन डीएनए, ये हो जाएगा आपका फॉरेन डीएनए, ठीक है। इस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्लोरोप्लास्ट जीनोम को, ठीक है। तो जो वेक्टर है क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो इस सेलेक्टेबल मार्कर के ऊपर डिपेंड करता है और सेलेक्टेबल मार्कर जो है हमारा क्या है, AADA, ठीक है ना। ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है किसके लिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए, ठीक है ना। एक सिंगल फॉरेन जीन जो इसके साथ फ्यूज करेंगे हम, उसके पास में रेगुलेटरी सीक्वेंस होंगे, ठीक है ना, जो कि फ्लैंक्ड होंगे दो क्लोरोप्लास्ट के बीच में। तो यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट जीनोम है, ये क्लोरोप्लास्ट जीनोम है, इनके बीच में ये दोनों चीजें हैं। तो ये एक प्रमोटर सीक्वेंस है आपका, यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक एक पार्ट बनेगा, यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक एक पार्ट बनेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला तरीका क्लोरोप्लास्ट का, मतलब कि जिसमें हम सिंगल जीन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात करें हम तो सेकंड नंबर में मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन, ए कंस्ट्रक्शन of construction for uh, expression expression of जीन मल्टीपल जीन है ना, बहुत सारे जीन का एक्सप्रेशन करने के लिए हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम कुछ स्पेशल जीन का इस्तेमाल करेंगे और जिस तरह से हमने यहाँ पर एज ए मार्कर ये इस्तेमाल किया है AADA जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का मार्कर है, यहाँ पर हम कोई दूसरा मार्कर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे क्या क्या होगी चीज़ें उसके अंदर, वही सिंपल सा हमारा क्लोरोप्लास्ट जीनोम होगा एक, मतलब क्लोरोप्लास्ट का एक पार्ट होगा। बस यहाँ पर ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कहाँ पर हम क्या चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास होगा एक हमारा मार्कर जीनोम, ठीक है, ये मार्कर जीनोम होगा और इस मार्कर जीनोम के साथ ही हमारे मल्टीपल जीन भी जो है इसी के साथ में अटैच रहेंगे, ठीक है ना। ये मार्कर जीन होगा हमारा, इसी के साथ में यहाँ पर हमारे मल्टीपल जीन जो है वो अटैच करके हम रखेंगे। कैसे रखेंगे ये दिखाते हैं अभी आपको, यहाँ तक बना दिया हमने इसको, है ना। तो इसमें पहले तो ये है आपका, इसको जोड़ देते हैं, इधर एक और क्लोरोप्लास्ट जीनोम बना देते हैं हम पहले, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये हमने बना दिया डीएनए, ठीक है। अब देखो ये तो क्या बन गया आपका, ये तो बन गया आपका क्लोरोप्लास्ट डीएनए, CpDNA हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो गया आपका, CpDNA हो गया, CpDNA, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक प्रमोटर होगा, यहाँ पर क्या है आपका, ये प्रमोटर है और इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो पार्ट होगा ये आपका मार्कर जीन का पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा ये, मार्कर जीन का पार्ट होगा, है ना। ये होगा आपका मार्कर जीन और ये जो मार्कर जीन है इसको हम बोलते हैं BADH, इस तरह से इसका सीक्वेंस लिखते हैं और BADH का मतलब है यहाँ पर बिटेन एल्डिहाइड, बिटेन एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज जीन, बिटेन एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज जीन, ठीक। तो ये इसके अंदर प्रेजेंट होगा जिसे बोलेंगे BADH, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो जीन होगा, आगे हम बढ़े इसके अंदर तो यहाँ पर हम ये 2 नंबर, ये 1 नंबर जीन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम अलग
बनाते हैं, एक सेकंड इसको पहले मिटाते हैं। 3 जीन हमें यहाँ पर बनाने, 4 जीन है ना। तो एक यहाँ से यहाँ तक का एक पार्ट हो गया, ठीक है, ये एक साइट हो गई इसकी, ये दूसरी साइट हो गई और ये तीसरी साइट हो गई। इसको बोलेंगे हम आरबीएस साइट, ठीक है ना, राइबोसोम बाइंडिंग साइट। तो मल्टीपल राइबोसोम जो है वो बाइंड हो जाएंगे। तो ये तो हो गया जीन नंबर 1, ये हो गया जीन नंबर 2, और ये हो गया जीन नंबर 3, और ये हो गया जीन नंबर 4, और उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा टर्मिनेटर, इस तरह से, ठीक है। समझ में आ गई बात है। ये हमें इस तरीके से बनाना है जीन को, ताकि हमें ये बात समझ में आ जाए अच्छे से। चलिए, तो यहाँ पर ये 4 जीन हो गए, ये 1, 2, 3 और 4, तो 4 जीन हम यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं जनरली इसके अंदर। और ये जो चारों जीन है हमारे, ये चारों के चारों जीन जो है हमारे फंक्शनल जीन होंगे जी, ठीक है। ये चारों जीन हमारे कैसे होंगे, यहाँ पर फंक्शनल जीन होंगे। तो यहाँ पर जो साइट होंगे हमारे, इन साइट्स को हम बोलेंगे, ये तो फंक्शनल जीन हो गया हमारे, जो कि फॉरेन डीएनए के हैं, ठीक है ना। ये कौन से डीएनए हमारे, ये सारे के सारे हैं आपके फॉरेन डीएनए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉरेन डीएनए है, ठीक है। और ये जो रेड कलर में हमने बनाई है, ये है आपकी आरबीएस साइट। आरबीएस को बोलते हैं हम राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स, ठीक है। ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट है जो आगे चलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन कराने में हमारी मदद करेगी, ठीक है। अब ये जो आपका जो जीनोम है यहाँ पर, जिसको हमने बोला मार्कर जीन बीएडीएच, ठीक है ना, ये बीएडीएच जीन जो है, ये बिटेन एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज जीन है, ठीक है ना। ये हम यहाँ पर एज ए सेलेक्टेबल मार्कर इस्तेमाल करते हैं, और इसके ये प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में स्थित होता है, साथ में इसके साथ ही 4 जीन भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये सब के सब क्लोरोप्लास्ट डीएनए सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी, ये सब प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये प्रमोटर प्रेजेंट है, ये टर्मिनेटर प्रेजेंट है, ये आपका मार्कर जो है बीडीएच जीन जो ये भी प्रेजेंट है यहाँ पर, ये सब प्रेजेंट है। हमने तो केवल क्या किया है, यहाँ पर जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है उसकी कॉपी के अंदर हमने 3-4 जीन हमारे इंसर्ट कर दिए हैं, ठीक है। और ये जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है उसी के अंदर हम जाकर इसको जो कि जो हमारे जीन है उनको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मल्टीपल जीन के लिए एक्सप्रेशन को, ठीक है। अब कैसे किया जाएगा जीनोम का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये जाएगा कैसे, ये जो जीन अभी हम बात कर रहे हैं कि जीन जाएगा तो कैसे जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम कहते हैं टॉपिक इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन इनटू क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में फॉरेन जीन का इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, क्लोरोप्लास्ट जीनोम, ठीक है। तो सबसे बढ़िया जो तरीका है, बेस्ट सुटेबल या सक्सेसफुल मेथड, या आप कह सकते हो कि बेस्ट मेथड जो है इसमें ट्रांसफॉर्म करने का फॉरेन जीन को, वो है आपका पार्टिकल गन बम्बार्डमेंट। पार्टिकल गन बम्बार्डमेंट, ठीक है ना। हम पार्टिकल गन के थ्रू जो है यहाँ पर जीन का क्या करेंगे, बम्बार्डमेंट करेंगे, जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट हमारा रखा हुआ है पेट्री प्लेट के अंदर, उसके अंदर, ठीक है। ये जो बम्बार्डमेंट होगा, ये इस बम्बार्डमेंट की वजह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा बिटवीन क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ठीक है ना, और जो हमने जीन डाला है उसके अंदर। क्लोरोप्लास्ट डीएनए और जीन के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना। ये जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा, ये साइट स्पेसिफिक होगा, ठीक है। ये मैंने समझा दिया आपको, साइट स्पेसिफिक इंटीग्रेशन होगा ये, एक तरीके से ये हमने पढ़ा था प्री के अंदर सेकंड पेपर में कि साइट स्पेसिफिक इंटीग्रेशन क्या होता है। साइट स्पेसिफिक इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो दो होमोलोगस डीएनए होते हैं वो पास पास आते हैं, इस तरीके से देखो, इस तरीके से दो होमोलोगस डीएनए जो होते हैं वो पास पास आते हैं। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन आती है जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेस प्रोटीन,
ये दोनों में बराबर-बराबर कट लगाती है और ये दोनों जो है आपस में जो है वो जुड़ जाते हैं। ठीक है? इस तरीके से ये आपस में जो है जुड़ जाते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। समझ में आ गई बात? तो ये जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा, ये होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा साइट स्पेसिफिक इंटीग्रेशन के थ्रू। मतलब यहाँ पर्टिकुलर साइट है, इसी के ऊपर आकर ये जो है प्रोटीन जुड़ेगी। ठीक है? जबकि जो है वो न्यूक्लियर जीनोम के अंदर ये रैंडमली इंसर्ट होते हैं। ठीक है ना? न्यूक्लियर जीनोम के अंदर रैंडमली कहीं पर भी इंसर्ट हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर ये फिक्स साइट पर ही आकर जो है वो इंसर्ट होंगे। ठीक है? और जब ये इंसर्ट हो जाएँगे तो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर? यहाँ पर हमने किया जीन गन ली और उस जीन गन से हमने क्या किया? बम्बार्डमेंट किया। बम्बार्डमेंट, ठीक है ना? जीन गन से हमने बम्बार्डमेंट किया किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट डीएनए के अंदर। ठीक है? इसकी वजह से जो डीएनए है वो हो गया इंसर्ट। यहाँ पर क्या हो गया? डीएनए हो गया इंसर्ट। ठीक है? इंसर्ट हो गया और क्लोरोप्लास्ट हो गया ट्रांसफॉर्म्ड। इससे क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट आपका क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। हाँ? ट्रांसफॉर्म्ड इनटू क्लोरोप्लास्ट ऐसे लिखेंगे हम। ट्रांसफॉर्म्ड या ट्रांसफर, ये जो जीन है इसके अंदर हम डीएनए इंसर्ट कर दिया और इसको करेंगे हम ट्रांसफर करेंगे, सॉरी ट्रांसफर इनटू क्लोरोप्लास्ट। है ना? क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसफर कर दिया हमने। अब ये रीजनरेट करेगा, रीजनरेट ट्रांसफॉर्म्ड ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट सेल को। ठीक है ना? और इससे हम नया प्लांट क्या कर सकते हैं? प्लांट को हम रीजनरेट कर सकते हैं, दोबारा से नया प्लांट बना सकते हैं इन्हीं कोशिकाओं के थ्रू। तो इस तरह से हम करेंगे इंट्रोडक्शन फॉरेन डीएनए का। ठीक है? अब इसका फ्यूचर क्या है? क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन का फ्यूचर क्या है? ठीक है? ये भी बात कर लेते हैं हम। द फ्यूचर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन। क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन का फ्यूचर जो है वो क्या है? ठीक है? तो देखो, जो टेक्नोलॉजी है क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है ना, वो एक डेवलपिंग स्टेज में है अभी, है ना? दिस टेक्नोलॉजी इज इन डेवलपिंग स्टेज। डेवलपिंग स्टेज, अभी ये डेवलपिंग स्टेज के अंदर है। ठीक है ना? और यहाँ पर क्या है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो न्यूक्लियर जीनोम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अभी ये रूटीन में नहीं है। ठीक है ना? अभी ये रूटीन में नहीं है, लेकिन इसके जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है ना? तो ये बायोटेक्नोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रखती है, मतलब कि ये बायोटेक्नोलॉजी में एक इफिशिएंट रोल प्ले कर रही है यहाँ पर। ठीक है ना? दूसरी चीज, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होगी। एनवायरमेंट क्या होगा? ये फ्रेंडली प्रोजेक्ट होंगे अगर इस तरह के प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं तो। ठीक है ना? यहाँ पर जो प्रोडक्शन है ट्रांसजेनिक प्लांट का, ट्रांसजेनिक प्लांट हम बना सकते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट का क्या कर सकते हैं हम? प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है? और डिजायरेबल जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनको भी हम बना सकते हैं। डिजायरेबल प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है? लेकिन अभी ये क्या है? जुवेनाइल स्टेज में है, ये समझो, अभी तो ये शुरुआत है हमारी इसकी। नई टेक्नोलॉजी है क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है? ये नई टेक्नोलॉजी है जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही काम करेगी, लेकिन अभी ये थोड़ा नया है, इसका प्रोसीजर तो नया है। तो अभी इसके बारे में हमारे पास में ज़्यादा जानकारियाँ हैं नहीं कि किस तरह से ट्रांसफॉर्म होंगे, सारी चीज़ें किस तरह से डिफाइन होंगी और परमानेंटली हम किस तरह से उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसकी क्या प्रोडक्ट है जो हम बनाकर ला सकते हैं। अभी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है, अब इसके ऊपर काम शुरू हुआ है। ठीक है? लेकिन इसमें बहुत सारे जो है रूट वो निकलने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, जो कि न्यूक्लियर जीनोम के अंदर तो हम कर ही चुके हैं। तो अब हम जो डेवलपमेंट है वो क्लोरोप्लास्ट जीनोम के साथ में करेंगे, या हम माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में करेंगे। ठीक है? तो ये थी हमारी क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
जिसका इस्तेमाल हमने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और नए प्लांट बनाने की कोशिश की, और आगे इसका भविष्य जो है वो सुनहरा है। हो सकता है आने वाले ज़माने में, आज से 10-20 साल में, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही जो है वो पावरफुल हो जाए, और आने वाले दिनों में इसकी एक अलग से एक शाखा बन जाए, और उसको फिर आप खुद ही 10-20 सालों बाद जब कहीं प्रोफ़ेसर हों तो आप खुद पढ़ाएँ क्लोरोप्लास्ट टेक्नोलॉजी को अलग से, ठीक है? अलग से एक बुक चले, ऐसा होगा, है ना? और इसमें जो रिसर्च की संभावना है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है? प्रोडक्ट बनाने की संभावनाएँ भी हमारी बायोटेक्नोलॉजी से ज़्यादा इसमें नज़र आ रही है, क्योंकि एक तो देखिए आप कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को उगाना थोड़ा बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, जबकि प्लांट को उगाना, प्लांट टिश्यू कल्चर करना वो ज़्यादा सिंपल होता है, ठीक है ना? प्लांट टिश्यू कल्चर करना ज़्यादा सिंपल है, आसानी से किया जा सकता है, अगर हमारे पास में आधुनिक लैबोरेटरी की सुविधाएँ हैं तो, ठीक है? बैक्टीरिया के अंदर हम जो है जल्दी से नहीं देख पाते हैं चीज़ों को, जबकि हम प्लांट के अंदर उसके प्रभाव को आसानी से देख सकेंगे, ठीक है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो हम ट्रांसफ़र करते हैं जीन को, गोल जीन वगैरह को, जैसा कि हम कर रहे हैं अभी, है ना? टीआई प्लाज़मिड वगैरह को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उससे हम जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही जल्दी हमें मिल जाते हैं उसके रिज़ल्ट, ठीक है? तो इसी प्रकार से हम इन जीनोम के थ्रू, क्लोरोप्लास्ट जीनोम के थ्रू भी जो परिणाम है वो जल्दी हमें मिलेंगे, और नई-नई टेक्नोलॉजी इसके अंदर अब प्रोड्यूस होगी, ठीक है? तो ये था क्लोरोप्लास्ट टेक्नोलॉजी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।